नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की बुक से संबंधित जो टॉपिक है संज्ञा, तो संज्ञा के अंतर्गत जो है संज्ञा के रूपांतर में आने वाले लिंग, वचन और कारक में जो संबंध है उसे हम लोग ट्रिक की सहायता से और विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, संज्ञा के रूपांतर यानी कि लिंग, वचन और कारक में संबंध। बात करें संज्ञा के रूपांतर में, तो सबसे पहले तो आप संज्ञा के बारे में जाने हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। अब विकार शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। विकार जो होता है वो किसी भी शब्द के रूप को या तो परिवर्तित कर देगा या तो रूपांतरित कर देता है। तो संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्ह को ही आप प्रसर्ग कहते हैं, इसी को विभक्ति भी कहा जाता है। तो प्रसर्ग के कारण जो है बदलते हैं। तो मोटी बात दिमाग में रख लीजिएगा कि जो संज्ञा का रूप है वो कैसे बदलता है। वो बदलेगा लिंग से, वचन से और कारक के चिन्ह के कारण जो है संज्ञा का रूप बदल जाता है। तो कहने का आशय है संज्ञा एक विकारी शब्द है जिस पर लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मोटी बात यही है। अब बात करें लिंग के अनुसार, तो लिंग के अनुसार देखिए, आप देख पा रहे हैं कि नर खाता है। ठीक है ना। अब लिंग जो क्या था, नर था पुल्लिंग, तो नर खाता है। लेकिन स्त्रीलिंग हो गया नारी, तो नारी हो गई खाती है। तो आपने क्या देखा किस तरह से प्रभावित कर रहा है। ठीक है। दूसरा, लड़का खाता है और लड़की खाती है। तो इन दोनों वाक्यों में आपने देखा कि नर पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतरण भी होता है। ठीक है ना। अगर पुल्लिंग था तो नर था, स्त्रीलिंग हुआ तो नारी हो गई, लड़का पुल्लिंग था लड़का था और स्त्रीलिंग हुआ तो लड़की हुई। तो संज्ञा में अगर मोटी मोटी बात की जाए तो संज्ञा पर लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव पड़ता है। इसी कारण संज्ञा को विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात बता रहे हैं कि वचन के अनुसार लिंग पर प्रभाव कैसे पड़ता है। वचन, हिंदी में बात करें वचन की तो दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना। जैसे आपने देखा लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, लड़की खाती है, लड़कियां खाती हैं, एक लड़का जा रहा है, तीन लड़के जा रहे हैं। तो अब इन वाक्यों में देखा लड़का शब्द एक के लिए आया है और लड़के शब्द एक से अधिक के लिए आए हैं। इसी प्रकार लड़की एक के लिए और लड़कियां एक से अधिक के लिए व्यवहृत हुए हैं, यानी कि लड़कियों शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर संज्ञा का जो रूपांतर है उसका जो आधार है वो वचन है। ठीक है ना। तो लड़का एक वचन और जो लड़के बहुवचन। ठीक है ना। तो आपने भी क्या देखा कि इसके पूर्व में लिंग के आधार पर जो परिवर्तन देखा संज्ञा में, फिर आपने देखा कि वचन के अनुसार संज्ञा में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कारक चिन्ह के अनुसार वचन में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है ना। जैसे है लड़का खाना खाता है ना, लड़का खाना खाता है। यहाँ पे देखिए लड़के ने खाना खाया। दूसरा वाक्य है लड़की खाना खाती है और लड़कियों ने खाना खाया। ठीक है ना। अब इन वाक्यों में आपने देखा लड़का खाता है में लड़का पुल्लिंग एक वचन है और लड़के ने खाना खाया में भी लड़का जो है पुल्लिंग है, एक वचन है। पर दोनों के रूप में जो है भेद है। ये भी आपने देखा कि यहाँ लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, दोनों लड़का पुल्लिंग है और एक वचन है, लेकिन दोनों का वाक्य में देखेंगे तो वाक्य में थोड़ा सा भेद आपको दिखाई देगा। तो इस रूपांतर का जो कारण कर्ता कारक चिन्ह ने से, जिससे एक वचन होते हुए भी लड़के रूप में हो गया। ठीक है ना। एक वचन रूप भी है लेकिन उसके साथ ने लगा है। तो आपने देखिए कि एक वचन का कर्ता है लेकिन ने लगा, ने के कारण क्या हो गया, एक वचन का ही कर्ता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसी तरह लड़के को बुलाओ, लड़के से पूछो, लड़के का कमरा, लड़के के लिए चाय लाओ इत्यादि वाक्यों में संज्ञा लड़का लड़के एक वचन में आए हैं। तो इस प्रकार संज्ञा बिना कारक चिन्ह के भी होती है और कारक चिन्ह के साथ भी होती है। दोनों स्थितियों में संज्ञाएं एक वचन अथवा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो या तो संज्ञा कारक के प्रयोग से संज्ञा एक वचन हो जाएगा,
या तो कारक के प्रयोग से जो संज्ञा शब्द है वो बहुवचन हो जाएगा। दोनों रूप में प्रयोग आपको देखने को मिलता है। तीसरा बता रहा है कि बिना कारक चिन्ह के, अब बिना कारक चिन्ह के करता है संज्ञा। लड़के खाना खाते हैं, बहुवचन। लड़के खाना खाते हैं, बहुवचन है। लड़कियां खाना खाती हैं, बहुवचन है। ठीक है ना। कारक चिन्हों के साथ जब होगा, लड़कों ने खाना खाया, लड़कियों ने खाना खाया, लड़कों से पूछो, लड़कियों से पूछो। तो देखिए आपने क्या देखा कि कारक चिन्ह के साथ एक वचन भी होगा और कारक चिन्ह के साथ बहुवचन भी होगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो संज्ञा का रूपांतरण होता है वो लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। ये मोटी बात रखिएगा कि डॉक्टर वासुदेव नंदन जी ने यही बात बताई है कि संज्ञा का रूपांतर किसके आधार पर होगा, लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। इसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि लिंग, बात करें लिंग की, तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिंग। ठीक है ना। अब लिंग शब्द की जात को लिंग कहते हैं। जो शब्द है उस शब्द की कौन सी जाति है उसी को लिंग कहते हैं। ठीक है ना। अब संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जात का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। तो मोटी बात यही है कि जो संज्ञा है यानी कि जो शब्द है उस शब्द का अगर आप लिंग जानिए, लिंग माने कि नर है या मादा है, स्त्री है या पुरुष है, उसकी जात का बोध है अगर होता है तो उसी को व्याकरण की भाषा में हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखना होगा। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह, निशान या चिन्ह। ध्यान में रखिएगा। तो चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का होता है। ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है लिंग शब्द का अर्थ क्या है, तो कुछ लोग लिंग शब्द का अर्थ लगा देते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होता है ना। लिंग शब्द का जो अर्थ होता है वो चिन्ह होता है या निशान होता है। इसे ध्यान में रखिएगा। संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है ना। वो तो लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे है संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जात की होगी या स्त्री जात की होगी। तो तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग होगी। जितनी भी संज्ञाएं होंगी उनके दो ही लिंग होते हैं, या तो पुल्लिंग होगी या तो स्त्रीलिंग होगी। अब संज्ञा के भी दो रूप, एक प्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणीवाचक संज्ञा है जैसे लोटा, प्याली, पेड़ और लता इत्यादि। दूसरा होगा प्राणीवाचक संज्ञा जैसे घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की इत्यादि। तो आप यहाँ इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि जो संज्ञा है उसके भी दो रूप होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। तो अप्राणीवाचक में आपने देखा कि जिस प्रकार से जिनमें निर्जीव वस्तु आप कह सकते हैं, लोटा, प्याली, ये सब। और प्राणीवाचक में जो सजीव वस्तुएं होती हैं, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है। आगे बता रहे हैं कि लिंग के भेद। अब लिंग की भेद की बात अगर की जाए तो सारी जो सृष्टि है तीन मुख्य जातियां हैं। कह रहे पूरी सृष्टि में तीन है ना, पुरुष, स्त्री और जड़। ठीक है ना। अनेक भाषाओं में इन्हीं तीन जातियों के आधार पर लिंग के तीन भेद बताए गए हैं, जिनमें पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग। अंग्रेजी व्याकरण में भी लिंग का निर्धारण इसी अवस्था के अनुसार होता है। तो कहने का आशय है कि ढेर सारी भाषाओं में जो लिंग है, लिंग के तीन भेद बताए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अंग्रेजी में भी तीन लिंग बताए गए हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी यह व्यवस्था ज्यों के त्यों चली आ रही है, एज इट इज। यानी कि मराठी और गुजराती तथा कुछ आधुनिक ऐसी भाषाएं हैं जिनमें भी लिंग के तीन भेद होते हैं। ठीक है ना। लेकिन मुख्य बात है कि इसके विपरीत हिंदी में दो ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हैं। ध्यान में रखिएगा। हिंदी में कितने लिंग हैं? दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। नपुंसक लिंग यहाँ नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आता है हिंदी में सारे पदार्थवाचक शब्द चाहे वे चेतन हो या जड़ हो। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दोनों में विभक्त होते हैं। तो यानी कि जो सारे पदार्थ वाले हैं, जड़ पदार्थ हैं, तो जड़ पदार्थ को या तो पुल्लिंग में रखा गया है या तो स्त्रीलिंग में रखा गया है। उन्हें नपुंसक लिंग के अंतर्गत नहीं रखा गया है हिंदी भाषा के अंतर्गत। ठीक है ना। अब आगे बता रहे हैं कि वाक्यों में लिंग का निर्णय कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ मोटे मोटे नियमों को जानना होगा। ठीक है ना।
कह रहे हैं कि हिंदी में जो लिंगों की अभिव्यक्ति वाक्यों में होती है, ठीक है ना, तभी संज्ञा शब्दों का लिंग भेद स्पष्ट होता है। तो हिंदी में अगर लिंग को स्पष्ट करना होगा तो पहले वाक्य देखिए, वाक्य में जो संज्ञा है उसका लिंग भेद स्पष्ट होता है। तो वाक्यों में लिंग, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और विभक्तियों में विकार उत्पन्न करता है। ध्यान में रखिएगा, कह रहे कि वाक्यों में जो लिंग है, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और विभक्तियों में विकार उत्पन्न कर देता है। अब विशेषण में देखिए कैसे आप, है ना, विशेषण की बात देखिए। विशेषण में जैसे मोटा सा आदमी, यह बड़ा मकान है, यह बड़ी पुस्तक है, यह छोटा कमरा है, यह छोटी लड़की है। आपने इन वाक्यों को देखा तो यहाँ पे देखिए आदमी पुल्लिंग के अनुसार है, मकान जो बड़ा है तो ये भी पुल्लिंग के अनुसार है, पुस्तक बड़ी है तो स्त्रीलिंग के अनुसार है, कमरा छोटा है पुल्लिंग के अनुसार है, और लड़की स्त्रीलिंग के अनुसार है। उसका विशेषण जो लगा हुआ है स्त्रीलिंग के अनुसार है। कहने का आशय है जो संज्ञा है उसी संज्ञा के अनुसार विशेषण का भी प्रयोग होगा। अगर संज्ञा पुल्लिंग है तो विशेषण पुल्लिंग होगा, अगर संज्ञा स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, चलिए टिप्पणी में देखिए कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि हिंदी में विशेषण का लिंग भेद निम्नांकित 2 नियमों के अनुसार किया जाता है। कह रहे हैं कि हिंदी में जो विशेषण है उसका लिंग भेद 2 नियम के आधार पर किया जाता है। क्या बता रहे हैं कि आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है। आकारांत अगर कोई विशेषण है बड़ा आ वाला तो स्त्रीलिंग में वो बड़ी ई हो जाता है। जैसे अच्छा था तो इसका स्त्रीलिंग होगा अच्छी, काला था तो इसका स्त्रीलिंग विशेषण होगा काली, उजाला है इसका स्त्रीलिंग विशेषण होगा उजली, ठीक है ना, भला है तो इसका स्त्रीलिंग विशेषण होगा भली, और पीला है तो इसका स्त्रीलिंग विशेषण होगा पीली। ठीक है ना। खा बता रहे हैं कि आकारांत विशेषणों के रूप दोनों लिंगों में समान होते हैं। आकारांत विशेषण आकारांत, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जैसे मेरी टोपी गोल है, मेरा कोट सफ़ेद है, उसकी पगड़ी लाल है, लड़की सुंदर है, अब उसका शरीर सुडौल है। यहाँ आपने देखा गोल, सफ़ेद, लाल, सुंदर, सुडौल आदि विशेषण है और इन विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है ना, दोनों लिंगों के साथ हो गया। टोपी गोल है ना, कोट सफ़ेद, पगड़ी लाल, लड़की सुंदर, लड़का सुंदर। ठीक है ना, तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। सर्वनाम में इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है इसे देखिए। जैसे मेरी पुस्तक अच्छी है, मेरा घर बड़ा है, उसकी कलम खो गई है, उसका स्कूल बंद है, तुम्हारी जेब खाली है और तुम्हारा कोट अच्छा है। इन सब वाक्यों में अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा जो पुस्तक है ना, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसके अनुसार मेरी आ गया। ठीक है ना, सर्वनाम का प्रयोग हो गया। ठीक है ना, यानी कि संज्ञा के अनुसार सर्वनाम का भी प्रयोग होगा। ठीक है ना, अगर संज्ञा पुल्लिंग है तो सर्वनाम पुल्लिंग होगा, संज्ञा स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने देखा कि पुस्तक जो संज्ञा है वो स्त्रीलिंग के अनुसार मेरी शब्द आया है। घर पुल्लिंग है तो घर के अनुसार जो सर्वनाम शब्द आया है मेरा आया है। कलम स्त्रीलिंग है तो कलम के अनुसार उसकी सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। स्कूल पुल्लिंग है तो उसका स्कूल, ठीक है ना, विशेषण का प्रयोग हुआ। जेब स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार सर्वनाम तुम्हारी जेब। ठीक है ना, कोट पुल्लिंग है तो कोट के अनुसार जो है तुम्हारा सर्वनाम का प्रयोग आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्रिया में बात करें तो क्रिया में भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है। जैसे बुढ़ापा आ गया, सहायता मिली, भात पका है, दाल बनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि जो आपको संज्ञा मिल रहे हैं जिनमें बुढ़ापा संज्ञा है, तो बुढ़ापा किसके पुल्लिंग के अनुसार आ गया। यहाँ पे सहायता शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है तो मिली, इसके लिए क्रिया जो हो गया मिली का प्रयोग किया गया। ठीक है ना, भात आपका संज्ञा पुल्लिंग है तो भात की क्रिया होगी पका है। दाल स्त्रीलिंग है ना, है दाल जो संज्ञा है ये स्त्रीलिंग संज्ञा है, इस कारण से इसकी क्रिया बनी है।
तो मोटी मोटी बात है कि जो भी संज्ञा है ना, जिस रूप में है, अगर पुल्लिंग रूप में है तो उसकी क्रिया भी पुल्लिंग होगी, और स्त्रीलिंग में है तो उसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, चलिए आगे विभक्ति में किस प्रकार से इसका रूप बदलता है। जैसे संबंध की बात करें तो संबंध में गुलाब का रंग लाल है, आपका चरित्र अच्छा है, आपकी नाक कट गई है, संबोधन आई देवी तुम्हारी जय हो। देखिए रंग जो आपका शब्द था, संज्ञा शब्द है, ये पुल्लिंग है, इस कारण से क्या हो गया, का हो गया। ठीक है ना, गुलाब का रंग हो गया। चरित्र, चरित्र देखिए चरित्र शब्द पुल्लिंग है, इसलिए चरित्र अच्छा हुआ, आपका चरित्र अच्छा है। ठीक है ना। नाक स्त्रीलिंग है तो आपकी नाक, नाक कट गई, आपकी हो गया, का नहीं हुआ, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिए देवी स्त्रीलिंग है, इसलिए आई, संबोधन में देवी आई है ना, इसका प्रयोग किया गया है। तो मोटी बात आप देखेंगे कि जो विभक्ति है, विभक्ति का प्रयोग भी अगर देखा जाए तो संज्ञा के रूप के ऊपर निर्भर करता है। संज्ञा पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग के अनुसार विभक्ति रूप लगेगा, और संज्ञा स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग के अनुसार जो है विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आगे है तत्सम, यानी कि संस्कृत के शब्दों का लिंग निर्धारण। इसका आशय है कि जो तत्सम शब्द हैं इन्हीं की संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उसको हम लोग उसी रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों के लिंग का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो इसे देखिए थोड़ा सा। क्या है कि संस्कृत पुल्लिंग शब्द कौन कौन है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के निम्नलिखित नियम बताए हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो बिल्कुल आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा, है ना। अभी एक आध दो मॉडल जो आप हल किए हैं उसमें देखे होंगे ढेर सारे प्रश्न इन्हीं सबसे पड़े हुए हैं। ठीक है। नियम आ है कि जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा हो, है ना, ये पुल्लिंग होंगे। कह रहे हैं कि अगर किसी शब्द की संज्ञा हो और संज्ञा के अंत में त्रा हो, त्रा, तो त्रा है तो वो पुल्लिंग होगा, ध्यान में रखिएगा। जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र, शास्त्र और शस्त्र इत्यादि के अंत में जो है त्रा है, और त्रा होने के कारण ये सब शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। दूसरा आ बड़ा, है ना, कि नांत संज्ञाएं, है ना, यानी कि किसी संज्ञा के अंत में अगर ना हो तो भी वो शब्द जो है प्रायः पुल्लिंग होगा। जैसे पालन, पोषण, दमन, पचन, नयन, गमन, हरण इत्यादि, इनके अंत में ना है, ना अंत के कारण इन जो संज्ञा शब्द हैं, इन जो संज्ञा शब्दों का जो लिंग होगा वो पुल्लिंग होगा। ठीक है। अपवाद स्वरूप बता रहे हैं कि जो पवन है वो उभय लिंग शब्द है, ध्यान में रखिएगा, पवन शब्द है उभय लिंग है। ठीक है। दोनों में इसका प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। नियम नंबर 3 यानी कि ई, क्या है, जा प्रत्यांत संज्ञाएं, अगर किसी संज्ञा के अंत में जा है तो वो शब्द भी प्रायः पुल्लिंग होगा। जैसे जलज, स्वेदज, पिंडज, सरोज इत्यादि। अब जा का मतलब होता है ना, जन्मने वाला, है ना, जन्मने वाला है। अब जब वाला है, वाला है, वाला है, इस कारण से ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग संज्ञा है। जलज माने जल में जन्मने वाला, स्वेद माने स्वेद या पसीने से जन्मने वाला, पिंडज माने पिंड से जन्मने वाला, सरोज माने सरोज में जन्मने वाला। तो इस कारण से वाला वाला लगा है ना। यानी कि अगर किसी संज्ञा के अंत में जा है तो शब्द प्रायः क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है। ई यानी कि चौथा नियम है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्वय, त्वय, तो वा या हो, यानी कि त्य और त्वा या और वा होता है, वे शब्द भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे सतीत्व, बहुत्व, नित्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य। तो मोटी बात ही पकड़िएगा कि अगर आपको तो मिल जाए और त्वय, तो और त्वय, या और वा कहीं भी मिल जाता है, और वो शब्द अगर तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो निश्चित रूप से वो शब्द जो है पुल्लिंग होंगे। इसे सतित्व, बहुत्व, नित्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य। ठीक है। उ यानी कि नियम नंबर 5वां।
जिन शब्दों के अंत में आर, आय व आस हो, है ना, तो ये शब्द भी पुल्लिंग होंगे। अंत में आर हो, आय हो, वा हो, आस हो। जैसे विकार, विस्तार, दोनों में आर है, इस कारण से पुल्लिंग होगा। संसार में भी आर है। आय, अध्याय, उपाय, आय लग गया इस कारण से। समुदाय में भी आय लग गया, इस कारण से हो गया। उल्लास, आस हो गया, उल्लास, विकास और हरास। ठीक है ना। तो मोटी मोटी बात आपको इसी को पकड़ना है और दिमाग में रख लेना है कि जिन शब्दों के अंत में आर हो, जैसे विस्तार, विस्तार, संसार, ठीक है ना, आय हो जैसे अध्याय है, उपाय है, समुदाय है, वाह हो या आस हो जैसे उल्लास, विकास और हरास, इसे ध्यान में रखिएगा। ये शब्द प्राय जो है पुल्लिंग होंगे। ठीक है। चलिए, अपवाद ध्यान में रखिएगा, सहाय और आय। ठीक है ना, सहाय उभयलिंगी है और आय स्त्रीलिंग शब्द है। आय, आय, आपकी आय कितना नहीं, आपकी आय कितनी है, तो ध्यान में रखिएगा। आय शब्द और सहाय शब्द, सहाय उभयलिंगी है और आय स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। चलिए, उ यानी कि छठा, नंबर 6, अप्रत्यांश संज्ञाएं जैसे क्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श इत्यादि शब्द जो है प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अगर किसी, है ना, कह रहे हैं कि प्रत्यांत संज्ञाएं यानी कि आ, अगर किसी शब्द संज्ञा के अंत में आ हो, जैसे क्रोध, मोह, पाक, त्याग, द्वेष, स्पर्श आदि पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। ठीक है। अपवाद बता रहे हैं कि जय, जय स्त्रीलिंग शब्द है और विनय उभय लिंग शब्द है, जबकि ये भी प्रत्यांत हैं, अप्रत्यांत ही शब्द हैं, फिर भी अपवाद स्वरूप जय स्त्रीलिंग है और विनय जो है उभयलिंग है। ठीक है ना। कहते उसकी जीत हुई, जय हुई, जय हुई। ठीक है ना, जय हुआ नहीं, जय हुई, ध्यान में रखिएगा। अब नियम नंबर 7 यानी कि री है, ता प्रत्यांत संज्ञाएं, ता प्रत्यांत संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं, जैसे चरित, गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत इत्यादि। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि चरित, गणित, फलित, मत, गीत और स्वागत इत्यादि शब्द ता प्रत्यांत हैं और ता प्रत्यांत संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं। ठीक है। अगला 7वां यानी कि 8वां हो गया ए, जिनके अंत में खा, है ना, खा होता है। अब ऐसे संज्ञाएं जिनके अंत में खा हो, जैसे नख, मुख, सुख, दुख, लेख, मख और शंख, ये सब जो संज्ञा शब्द हैं पुल्लिंग होते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आपने मोटा मोटा 6-7 नियम अभी आपने देखा कि जो तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द का पहला आपने देखा, अगर किसी तत्सम शब्द में त्रा हो तो पुल्लिंग होगा। ठीक है ना। नांत हो तो पुल्लिंग होगा, जा हो अंत में तो पुल्लिंग होगा, त्वा, त्वा या और वाह हो तो पुल्लिंग होगा, आर हो, आय हो, वाह हो, आस हो तो शब्द पुल्लिंग होगा, है ना। आ प्रत्यांत हो तो पुल्लिंग होगा और ता प्रत्यांत हो तो शब्द प्राय पुल्लिंग होंगे, और जिनके अंत में खा हो ऐसे शब्द भी प्राय पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। चलिए, अगला संस्कृत के जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उन्हें ध्यान में रखना होगा। इनकी पहचान कैसे आप करेंगे, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के भी निम्नलिखित कुछ नियमों का उल्लेख किया है, जिसे उनकी व्याकरण में आप देखेंगे। ठीक है ना। पहला नियम आ यानी कि आकारांत संज्ञाएं। आकारांत संज्ञाएं प्राय जैसे दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा इत्यादि शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा और शोभा। ठीक है। दूसरा यानी कि आ, बड़ा, ठीक है ना, दीर्घा। नकारांत संज्ञाएं जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना इत्यादि जो है प्राय स्त्रीलिंग संज्ञा है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नकारांत। तीसरा यानी कि ये बता रहे हैं कि उकारांत संज्ञाएं जैसे वायु, रेणु, रज्जु, जानु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु इत्यादि शब्द उकारांत हैं, और उकारांत होने के कारण ये सभी शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आपने क्या देखा कि नियम नंबर 1 बड़ा आकारांत, दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा। नकारांत
प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना। उकारांत में वायु, रेणु, रज्जु, मज्जानु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु। इसे आपने देखा। इसका भी अपवाद है। अपवाद क्या है कि मधु, आश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, इसमें अपवाद है, ये स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग होंगे। ठीक है, तो ध्यान में इसे भी रखिएगा। अपवाद वाले को तो बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मधु है ना, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु। सेतु पुल है, हेतु कारण है, मेरु पर्वत है, तालु जीव है, अश्रु आंसू है, मधु, मधु माने मीठा, मधु माने अमृत। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ई यानी कि नियम नंबर 4, जिनके अंत में ती या नी हो, है ना, ऐसे शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ती या नी, ती या नी, जैसे गति, मति, रीति। ठीक है ना, स्त्रीलिंग है। अब नी वाले हानि, ग्लानि, योनि। ठीक है ना, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, इसे ध्यान में रखिएगा। इत्यादि शब्द जो है क्या है, अंत में ती या नी होने के कारण ये सभी शब्द प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना। आगे है नियम नंबर 5 यानी कि उ में क्या है कि ता प्रत्यांत भाववाचक संज्ञाएं। अब ता प्रत्यांत भाववाचक संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता इत्यादि, है ना। तो इस नियम को भी दिमाग में रख लीजिएगा कि नियम नंबर 5 यानी कि उ नियम है कि ता प्रत्यांत भाववाचक संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता और जड़ता। ठीक है। नियम नंबर 6 यानी कि उ क्या है कि इकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे निधि, विधि, परिधि, राशि, अग्नि, छवि, केली, रुचि इत्यादि। तो ध्यान में इसे भी आप रखिएगा। ठीक है ना। तो इसके अपवाद कौन है, वारि, जलधि, पाणि, गृह, अद्रि, आदि, बल। ये जो है इसके अपवाद हैं, यानी कि ये पुल्लिंग होते हैं। बाकी इकारांत संज्ञाएं प्राय जो है स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिएगा कि इकारांत है ना, जिसे ती और नी, ती नी है तो प्राय स्त्रीलिंग होंगे, जैसे मति, गति, रीति, हानि, ग्लानि, ये बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, इसे ध्यान में रखिएगा। ता प्रत्यांत भाववाचक संज्ञाएं जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता इत्यादि। इकारांत संज्ञाएं जैसे निधि, विधि, परिधि, राशि, अग्नि, छवि, केली, रुचि इत्यादि। अपवाद में आपने देखा वारि, जलधि, पाणि, गिरि, आद्रि, आदि, बल इत्यादि। ठीक है ना। ये स्त्रीलिंग नहीं बल्कि ये देखा जाए तो ये पुल्लिंग होंगे। ठीक है। नियम नंबर यानी कि देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं 7वां या 6ठा नियम होगा रे। क्या है कि ईमा प्रत्यांत शब्द, अगर किसी शब्द में ईमा प्रत्यय लगा हो तो वो शब्द या संज्ञा प्राय स्त्रीलिंग होगी, जैसे महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा इत्यादि। तो ध्यान में रखिएगा कि ईमा प्रत्यांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, है ना, महिमा, गरिमा, कालिमा और लालिमा इत्यादि। ठीक है। अब कह रहे हैं कि तत्सम पुल्लिंग के कुछ शब्द जिन्हें आप देखिए और इसे इसी रूप में याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। कभी कभी यही शब्द डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। तो जैसे चित्र है, पत्र है, पात्र है, मित्र है, गोत्र है, दमन है, सब पुल्लिंग है। गमन, गगन, श्रवण, पोषण, शोषण और पालन पुल्लिंग है। लालन है ना, मलयज, जलज, उरोज, सतित्व, कृत्य, स्त्रीत्व, लाघव, वीर्य, माधुर्य, कार्य, कर्म, प्रकार सब पुल्लिंग हैं। प्रहार, विहार, प्रचार, सार, विस्तार, प्रसार पुल्लिंग। अध्याय, स्वाध्याय, उपहार, ह्रास, मास, लोभ, क्रोध, बोध, मोद, ग्रंथ, नख, मुख, शिख, दुख, सुख, शंख। ये देखिए खा वाले शब्द हैं, सब पुल्लिंग हैं। तुषार, तुहिन, उत्तर, प्रश्न, मस्तक, आश्चर्य, नित्य, काठ, छत्र, मेघ, कष्ट, प्रहर, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। सौभाग्य, अंकन, अंकुश, अंजन, अंचल, अंतर्ध्यान, अंतस्थल, अम्बुज,
अंश, आकाल पुल्लिंग शब्द हैं। अक्षर कलमस, कल्याण, कवच, कायाकल्प, कलश, काव्य, काश, गज, गण, ग्राम, गृह, चंद्र, चंदन, क्षण, छंद, अलंकार, सरोवर और जो परिमाण है ये भी पुल्लिंग शब्द है। परिमार्जन पुल्लिंग शब्द, संस्करण और संशोधन भी पुल्लिंग शब्द है। परिवर्तन और परिवेष्टन पुल्लिंग शब्द है। परिशोध, परिशीलन पुल्लिंग। प्रांगण, प्राणदान, वचन, मर्म, यवन और रविवार। देखिए रविवार सोमवार भी पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है ना। मार्ग और राजयोग, रूप, रूपक पुल्लिंग। स्वदेश, राष्ट्र पुल्लिंग। प्रांत, नगर पुल्लिंग। देश और सर्प तथा सागर भी पुल्लिंग होते हैं। साधन, सार पुल्लिंग। तत्व, स्वर्ग, दातव्य, दंड, दोष, धन, नियम, पक्ष, पृष्ठ और विधेयक ये भी पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है ना। विनिमय पुल्लिंग, विनियोग पुल्लिंग, विभाग पुल्लिंग है, विभाजन पुल्लिंग है, विरोध पुल्लिंग, विवाद पुल्लिंग और वाणिज्य पुल्लिंग। शासन पुल्लिंग, प्रवेश पुल्लिंग, अनुच्छेद, शिविर, वाद, अवमान, अनुमान, आकलन ये भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। निमंत्रण, नियंत्रण पुल्लिंग होता है। आमंत्रण, उद्भव, निबंध, नाटक भी पुल्लिंग शब्द है। स्वास्थ्य, निगम, न्याय, समाज पुल्लिंग शब्द है। विघटन, विसर्जन और विवाह पुल्लिंग शब्द है। व्याख्यान पुल्लिंग शब्द है। धर्म, वित्त, उपादान और उपकरण शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं। आक्रमण और प्रवेक्षण शब्द पुल्लिंग है। श्रम, विधान, बहुमत, निर्माण, संदेश, प्रस्ताव, ज्ञापक, आभार, आवास और छात्रावास पुल्लिंग शब्द है। अपराध, प्रभाव, उत्पादन, लोक, विराम, परिहार, विक्रम, न्याय, संघ, परिवहन, प्रशिक्षण, प्रतिवेदन, संकल्प आदि शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। तो जितने शब्द अभी आपने देखा ये सारे के सारे शब्द जो हैं पुल्लिंग शब्द हैं, है ना। हो सकता है परीक्षा में इनसे आपका सामना हो जाए, इसलिए इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और कई बार देखिएगा, ठीक है। आगे तत्सम स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि अब जो शुरुआत होगी वो तत्सम शब्द हैं और ऐसे तत्सम शब्द हैं जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। जिनमें आप देख पा रहे हैं कि दया स्त्रीलिंग, माया स्त्रीलिंग, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, सभा, प्रार्थना, वेदना, संवेदना सब स्त्रीलिंग है। प्रस्तावना शब्द स्त्रीलिंग है। रचना, घटना, अवस्था स्त्रीलिंग शब्द है। नम्रता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता, महिमा और गरिमा, कालिमा, लालिमा अभी आपने देखा था, है ना, इमा वाले, तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ईर्ष्या, भाषा, अभिलाषा, आशा, निराशा, पूर्णिमा, अरुणिमा, काया, कला, चपला, अक्षमता, इच्छा, अनुज्ञा, आज्ञा, आराधना, उपासना, याचना, रक्षा, संहिता, आजीविका ये सारे के सारे शब्द जो आप देख पा रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। घोषणा स्त्रीलिंग शब्द है। गणना, परीक्षा, गवेषणा, नगरपालिका, नागरिकता ये दोनों शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। योग्यता, सीमा, स्थापना, संस्था, सहायता, मंत्रणा, मान्यता, व्याख्या, शिक्षा, समता, संपदा, संविदा, सूचना, सेवा, सेना, अनुज्ञप्ति, विज्ञप्ति, अनुमति, अभियुक्ति ये भी शब्द जो होते हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। अव्यक्ति, उपलब्धि, विधि, क्षति, पूर्ति, विकृति, चित्तवृत्ति, जाति, निधि, सिद्धि, समिति, नियुक्ति, निवृत्ति, रीति, शक्ति, है ना, प्रतिकृति, कृति और प्रतिभूति, प्रतिलिपि, अनुभूति ये सारे के सारे शब्द जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। युक्ति स्त्रीलिंग, धृति स्त्रीलिंग, हानि स्थिति स्त्रीलिंग, परिस्थिति स्त्रीलिंग, विमत स्त्रीलिंग, वृत्ति, आवृत्ति, शांति, संधि और समिति ये शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। संपत्ति स्त्रीलिंग, सुसंगत स्त्रीलिंग, कटि, छवि, रुचि, अग्नि, केली, नदी, नारी, मंडली, लक्ष्मी और शताब्दी ये भी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। श्री, कुंडली, कुंडलिनी स्त्रीलिंग, कौमुदी, गोष्ठी स्त्रीलिंग शब्द हैं। धात्री, मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, ऋज्जु, रज्जु, रेणु, वायु इत्यादि शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अपवाद बता रहे हैं कि शशि, रवि, पति, मुनि, गिरि
ये शब्द जो है अपवाद हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम हिंदी के तद्भव शब्दों के लिंग विधान पर अगली क्लास में विचार करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी टॉपिक के अगले भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।